राघव चड्ढा आम आदमी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, और इस चीज को मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। That I am the right man in the wrong party. I repeat, I am the right man in the wrong party. इसलिए आज हम ये अनाउंस करते हैं, मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रनेज देते हैं गुंडों। शायद आप लोगों को ये पहले से उम्मीद होगी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे कानून पता। अगर कोई भी एमपी पार्टी बदलने की सोचता है और अगर वो बदल लेता है तो उसकी एमपी की सीट चली जाती है। आप ऐसे ही पार्टी चेंज नहीं कर सकते अगर आप एमपी हो। इसलिए मुझे पर्सनली ऐसा लगा था कि राघव चड्ढा जब तक एमपी है तो बने रहेंगे, वो अपनी पार्टी चेंज नहीं करेंगे, और जब भी वो एमपी से हटेंगे तो पार्टी चेंज कर देंगे। और इन्होंने खेल दिया पुट्टा गेम। ये खुद तो गए लेकिन अपने साथ 6 एमपी को लेके गए। आम आदमी पार्टी दिल्ली तो पहले से ही हार चुकी है, और जिसके भरोसे वो पंजाब जीतते तो बीजेपी ने अपने साइड कर लिया उन लोगों को। अरविंद केजरीवाल आज भी कोर्ट कचहरी खेल रहा है, और केस पता है क्या चल रहा है? केस ये चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल के सामने जो जज है, अरविंद केजरीवाल बोल दे रहे हैं कि आप मत सुनो ये केस को, किसी और जज को दे दो। और वो जज क्या कर रही है? अरविंद केजरीवाल के केस को जज करना चाहिए या नहीं करना है। बहुत लंबी गड़बड़ चल रही है। बट पूरा मैटर एडमिट करने से पहले मुझे पर्सनली ऐसा लगता था बीजेपी गलत है। मुझे लगता था कि बीजेपी का एजेंडा है कांग्रेस मुक्त भारत। मुझे नहीं पता था कि वो कांग्रेस से अपोजिशन टारगेट कर रहे हैं। बीजेपी का टारगेट है कि अपोजिशन मुक्त भारत। सामने वाली पार्टी को इतना तोड़ दो कि जो भी लोग उनको वोट देने जाए उनको ऐसा लगना चाहिए अगर आम आदमी पार्टी को वोट दिया तो उनका वोट वेस्ट हो जाएगा। और ये बहुत लंबी कहानी है, फटाफट रिकैप कर ले। आम आदमी पार्टी का जन्म करप्शन मुक्त भारत से हुआ था, और पूरी की पूरी इमेज बस इसी चीज के ऊपर डिपेंड करती थी कि हम लोग 2015 के अंदर जब इलेक्शन हुए थे आम आदमी पार्टी को 67 सीट मिली थी। उसके बाद 2020 को जब इलेक्शन हुए थे तो 62 सीट मिली थी, और उसके बाद 2025 के अंदर जब दोबारा से इलेक्शन होते हैं तो 25 सीट मिली थी इनको। अरविंद केजरीवाल पहले सिटिंग सीएम बने गए जिनको जेल में डाला गया। ईडी और सीबीआई ने लिकर केस के दौरान उनको अरेस्ट किया। अरविंद केजरीवाल को करप्ट बोला गया और उनकी जो शीश मेल था उसका मजाक उड़ाया गया। रिवीज और गंदी यमुना को बहुत ज्यादा उछाला गया, और उस जगह बीजेपी ने वहां पर बाजी मान ली। बट अरविंद केजरीवाल को इलेक्शन में हराने के बाद कोर्ट की जजमेंट आ। कोर्ट 590 पेजेस का एक बॉर्डर पास करती है, जिसके अंदर 23 एक्यूज अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को ग्रीन चिट मिली, और बोल दिया जाता है कि आपके खिलाफ तो केस बनता ही नहीं है। इवन कोर्ट क्या करती है? कोर्ट सीबीआई के खिलाफ एक्शन करने का बोल देती। और जब तक हमने यहाँ तक कहानी सुनी थी तो हमको ऐसा लगा था कि आम आदमी पार्टी का रिवाइवल हो रहा है। सीबीआई चुप नहीं बैठी रही। सीबीआई के खिलाफ जो कोर्ट फाइल हुआ था उसको हाई कोर्ट में लेके 972 पेजेस का रिवाइव पिटीशन फाइल की गई अरविंद केजरीवाल और उनके एक्यूज के खिलाफ। ट्रायल कोर्ट ने जिस केस को 3 साल चलाने के बाद अरविंद केजरीवाल को डिस्चार्ज कर दिया गया, उसी के बाद हाई कोर्ट दोबारा से सुनवाई करने के लिए मान जाती है, और केस को सुनने आती है जस्टिस वराकांता शर्मा। और ये वही जज थी जिनको अरविंद केजरीवाल ने 2022 में रीच आउट किया था अपनी अरेस्ट को विड्रॉ करवाने के लिए। बट वो चीज उस टाइम नहीं होती, और शायद अरविंद केजरीवाल को ऐसा लगता है कि ये जज बिल्कुल भी फेयर नहीं है, और ये कोई प्रूफ नहीं है। ये जितनी भी मैं आगे बातें करने वाला हूँ, अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में जज के सामने ये बातें लगाई, और ये जो जितना भी केस है ये पूरा का पूरा मैं समझा रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि 2022 से 2025 में ये जज 4 बार प्रोग्राम अटेंड कर चुके, जिसको आरएसएस एफिलिएट ने लोअर कोर्ट ने एफिलिएट किया था, और सबको पता है कि आरएसएस बीजेपी से लिंक्ड है। और अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि मेरे मन में एक मंशा रह जाएगी कि शायद मुझे जस्टिस नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट के जज से बोलते कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे कोर्ट को सुनवाई ना करें, आप ये केस को किसी और जज को रेफर करना, उसको ही पूरी कहानी बताऊंगा। सेकंड पॉइंट अरविंद केजरीवाल उठाते हैं फैमिली कनेक्शन। उनका कहना है कि जज के बेटा और बेटी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, जो कि इसी केस के अंदर सीबीआई की तरफ से अपीयर भी होने वाले हैं। तो उनके मन में ये भ्रम न रह जाए कि शायद अपने बेटे को ज्यादा फेवर कर रही है, इसलिए अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि आप उनका केस ना सुनो। अरविंद केजरीवाल का तीसरा काउंटर ये था कि 9 मार्च को पहली सुनवाई होती है हाई कोर्ट, और उसी दिन आपने 600 पेज के ट्रायल कोर्ट को खारिज कर दिया। और चौथी अपील ये थी कि आपने मेरे पहले ही अरेस्ट अपील को खारिज कर रखा है। तो मेरे मन में बहम ना रह जाए, शायद मेरे को जस्टिस नहीं मिल रही है। मैं आप पर कोई ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मुझे शायद ऐसा लगता है कि मुझे जस्टिस नहीं मिलेगा। तो क्या आप ये केस को किसी दूसरे जज को ट्रांसफर कर दोगे? तो जज अशोक शर्मा ने ये केस को जज किया कि अरविंद केजरीवाल के केस को जज करना चाहिए, और उन्होंने अपने ही केस को जज करके ये जजमेंट दी कि वो अरविंद केजरीवाल के केस को सुनेंगी। एक तरफ ये सारी की सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें चल रही है, और दूसरी तरफ ये चल रही है राघव चड्ढा। मार्च 2024 को अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया जाता है। सारे के सारे आम आदमी पार्टी के लोग अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करना चालू हो जाते हैं, और राघव चड्ढा ने सिर्फ और सिर्फ लंदन में बैठे हुए एक ट्वीट किया और बोला कि मेरे आंखों का ऑपरेशन है, मैं आ नहीं सकता। और ट्रायल कोर्ट में अरविंद केजरीवाल और सारे लोगों को क्लीन चिट मिल चुकी थी, और राघव चड्ढा ने उसके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया। राघव चड्ढा आम आदमी के कोई सी भी मीटिंग्स में नहीं दिखे,
किसी भी पार्टी के डिबेट्स में नहीं दिखे, किसी भी पार्टी के इंटरव्यू में भी नहीं दिखे। और पार्टी के लोगों से बार बार पूछा गया कि भाई राघव चड्ढा कहाँ है, एंड पार्टी के लोगों ने ये चीज बोल के हटा दी कि थोड़ी बहुत लड़ाई चल रही है, वो सॉल्व हो जाएगी। और इस बीच राघव चड्ढा ने क्या किया, खुद की एक पर्सनल पीआर करवाना चालू कर दिया, ऐसे मुद्दों को उठाना चालू कर दिया जो एक्चुअल में लोगों को वैल्यूएबल है। एंड कई लोगों ने एनालाइज किया कि जो मुद्दे राघव चड्ढा उठाते थे वो कई टाइम से प्रोग्रेस चल रहे थे। जब राघव चड्ढा चाय और समोसा का मुद्दा उठा रहे थे, उस गवर्नमेंट पहले से ही ट्रायल कर रही थी। एंड काफी सारे केसेस थे जिनको बहुत प्लान तरीके से उठाया गया था, और ऐसे मुद्दे उठाए गए थे जिनका सॉल्यूशन और कॉन्क्लूजन कुछ भी नहीं है, बस मार्केट के पर्पस से उठाए। उन मुद्दों को जानबूझ के उठाया गया है ताकि पब्लिक में अटेंशन बने। और ऐसे कोई भी मुद्दे को नहीं उठाया जा रहा है जो बीजेपी के खिलाफ हो, और ऐसे कोई भी मुद्दे को नहीं उठाया जा रहा है जो पार्टी से रिलेटेड हो, जो पार्टी लाइन को सपोर्ट करता हो। पार्टी लाइन क्या होती है? पार्टी लाइन ये होती है कि आपका एजेंडा क्या है। आम आदमी पार्टी का क्लियर एजेंडा था कि हमको भाई पार्टी में बना रहना है, हमको बीजेपी और कांग्रेस की बुराई करनी है। और राघव चड्ढा क्या कर रहे थे? सस्ती चाय का डिमांड कर रहे थे, गरीबी हटाने की डिमांड कर रहे थे, जो कि पर्सनल ब्रांडिंग के लिए बहुत ही ज्यादा स्मार्ट मूव है। और उसके बाद आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा को डिप्यूटी लीडर से हटा देती है, और स्पेशली ये चीज बोली जाती है कि हमारे पार्टी को जितना भी टाइम अलॉट किया जाता है और उसके अंदर से एक भी मिनट राघव चड्ढा को नहीं दिया जाए। और जितने भी आम आदमी पार्टी के लोग थे वो सारे राघव चड्ढा के खिलाफ हो जाते और सारे के सारे सोशल मीडिया पे लड़ाई लड़ना चालू हो जाता। आम आदमी पार्टी के लोग राघव चड्ढा को बाइस बोलना चालू हो जाते, ये बोलते कि राघव चड्ढा ईमानदार इंसान नहीं है, चोर और कपट जैसा वो है। कुछ लोग नोटिस करते जो भी इन्होंने बीजेपी के खिलाफ बोली थी वो सारी चीजों को सोशल मीडिया से हटा दिया है, और राघव चड्ढा की सीट को छोड़ के अशोक मित्तल को दे दी। 2 अप्रैल को उनकी सीट छीन ली गई, 3 अप्रैल को उनको कॉम्प्रोमाइज बोलना शुरू कर दिया, और 15 अप्रैल को न्यूज आती जो पंजाब ने Z+ सिक्योरिटी दे रखी थी वो भी हटा दी। और सेम डे 15 अप्रैल को सेंट्रल गवर्नमेंट राघव चड्ढा को Z+ सिक्योरिटी खुद दे देती है। भैया पंजाब गवर्नमेंट नहीं दे रही तो नहीं दे रही, बीजेपी वाले तो बैठे हैं। बहुत क्लियर दिख रहा था राघव चड्ढा जा सकते हैं बीजेपी के अंदर, और सबको लग रहा था कि पंजाब इलेक्शन के पास ही होगा। क्योंकि पंजाब इलेक्शन के पास क्यों होगा? क्योंकि पंजाब इलेक्शन में इनको तख्ता पलट करना था। सबको पता था कि राघव चड्ढा बीजेपी के अंदर जाएंगे, लेकिन इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी। अगर आज के टाइम पे राघव चड्ढा वो पार्टी को चेंज करने का सोचते, आइडियोलॉजी से अलग जाते, तो उनको उनकी सीट से हटा दिया जाता। क्योंकि जो एमपी की सीट है वो आम आदमी पार्टी ने दी है, और इंडियन कानून में ना एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया है, और जिसके अंदर क्या होता है, कोई भी एमपी अपनी गद्दी छोड़ के नहीं जा सकता। इसलिए बनाया गया था कि किसी के पार्टी के पास ज्यादा पैसे होंगे, सारे एमपी उस जगह चले जाएंगे। तो ऐसी चीज ना हो, तो 1985 में राजीव गांधी ने इस चीज को बनाया। तो पार्टी को छोड़ के जाना है तो उनको 1/3 मेजोरिटी चाहिए, और 1/3 मेजोरिटी किसकी चाहिए? जिसकी चाहिए जो पार्टी अपनी छोड़ रही है। डेट मींस आम आदमी पार्टी के पास 10 एमपी थे। पुराने लोग के अकॉर्डिंग एटलीस्ट 3 मेंबर्स को पार्टी छोड़ना पड़ता। अगर इंडिविजुअली 1 या 2 एमपी छोड़ना चाहते तो उनको एमपी के पद से हटा दिया जाता, उन लोगों की सीट ही चली जाती। अगर वो 3 एमपी साथ में चेंज करते तो उनकी पार्टी चेंज होती, लेकिन सीट तो वही रहती, जिसको बोलते हैं पावर शिफ्ट। तो राजीव गांधी ने देखा कि 1/3 मेजोरिटी तो पैसे के दम पे भी हो जाता है, तो उन्होंने एक रूल बना दिया कि 1/3 मेजोरिटी नहीं चाहिए, 2/3 मेजोरिटी चाहिए। और राघव चड्ढा के केस में एक्चुअली यही गेम खेला गया है। राघव चड्ढा के साथ साथ 6 और लोगों ने पार्टी को छोड़ दिया है, और इनमें से 5 लोग ऐसे थे कि जो लोग पंजाब को जिता देते। आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बहुत दूर की बात है, अब लोकल पार्टी बन के रह गई है। राघव चड्ढा, संदीप पाटिल और अशोक मित्तल तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है, और अशोक मित्तल वही है जिनको रिप्लेस किया गया था राघव चड्ढा से। राघव चड्ढा की सीट को अशोक मित्तल को दी गई थी, और जिस दिन उनको सीट मिली थी उससे 1-2 दिन बाद ईडी की रेड पड़ गई उनको, मतलब इनकम टैक्स की रेड हो जाती है। और रेड में क्या मिला ये खबर तो आती ही नहीं, और खबर ये आती है कि उनने पार्टी ही चेंज कर। अब कुछ रिपोर्ट क्लेम कर रही है कि 3 लोगों ने पार्टी छोड़ी, और कुछ रिपोर्ट क्लेम कर रही है कि 7 लोगों ने पार्टी चेंज की है। और राघव चड्ढा का बोलना है कि 2/3 एमपीज ने पार्टी छोड़ दी है, और अभी भी लोग कंफ्यूज है कि 2/3 लोगों ने पार्टी छोड़ दी है या फिर अभी भी और अभी ज्यादा क्लियरेंस नहीं है, और हाई मेजोरिटी चांस है कि 2/3 एमपीज ने ये सीट छोड़ी होगी, जिसके कानून की वजह से उनकी एमपी की सीट नहीं जाएगी। और बदले में क्या होगा कि बीजेपी के साथ एमपीज बढ़ जाएंगे और आम आदमी पार्टी के साथ एमपीज कम हो जाएंगे, और आम आदमी पार्टी के साथ सिर्फ और सिर्फ 3 एमपीज रह जाएंगे। और देखो, अगर तुम इंडिविजुअली ये सारी चीजों को देखोगे तो तुमको लगेगा कि राघव चड्ढा ने काफी सही किया है। एज अ पॉलिटिशियन आपको अगर कुछ रेवोल्यूशनरी करना है तो आपको पावर में रहना पड़े, हवा में बैठ के नहीं होता है। एंड आई एम नॉट क्लेमिंग कि राघव चड्ढा रेवोल्यूशनरी है, पर देने को एक बहाना तो है ही। एंड सेकंड, आम आदमी पार्टी जैसी दिख रही थी वो खत्म होते ही दिख रही। इन दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी तो हारी थी, लेकिन जिस जगह से केजरीवाल ने इलेक्शन लड़ा था उस जगह से भी केजरीवाल भी हार गया, जिससे एक चीज बहुत क्लियर हो जाती कि केजरीवाल की ग्रिप जा रही है। ना ये दिल्ली जीते थे ना पंजाब जीते थे, ये गोवा में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। गोवा में कुछ बना नहीं, दिल्ली इनके हाथ से चली गई, पंजाब में तो हो ही नहीं रहा है।
और मैं तो किसी को वोट देने को बोल नहीं रहा, लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी हार जाएगी और इस बार इलेक्शन बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होगा, ना कि आम आदमी पार्टी। और ये चीज देखने में ना राघव चड्ढा को बहुत सही लगती है। चलो उसका करियर बेटर हो गया, लेकिन वहीं हमारे एक देश की ओपोजिशन पार्टी खत्म हो गई। 2027 के अंदर पंजाब के अंदर इलेक्शन होंगे, भगवत मान कितना भी क्राउड खींच ले। कुछ लोग बोलते थे कि भगवत मान फेस है, एक्चुअल में जो सरकार चला रहे हैं वो राघव चड्ढा ही है। इन कुछ हद तक न्यूज आ रही है कि राघव चड्ढा को अच्छी पोस्ट देने का वादा किया है। बाकी कॉन्स्पिरेंसी कितनी भी फैला लो, हो सकता है सही भी हो सकता है गलत भी हो, बट प्रॉब्लमेटिक है। प्रॉब्लमेटिक ये है कि आपके चॉइस है कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना, बट एक बंद स्ट्रक्चर में दिखता है कि आपने एक पार्टी को लिटरली खत्म कर दिया, तो प्रॉब्लम दिखती है। और अभी बंगाल में इलेक्शन हुए थे, 91% लोगों ने वोट डाला है। इंडिया की हिस्ट्री में आज तक इतनी वोटिंग नहीं हुई है। सट्टा बाजार के अकॉर्डिंग बीजेपी जीत रही है और टीएमसी कोई महान पार्टी नहीं है। और मैं बता रहा हूँ कि बीजेपी के जीतने के हाई चांसेस है। और जब जब इतने हाई पोटेंशियल वोट होते हैं तो हमेशा माना जाता है कि रेवोल्यूशनरी ही होगा। लोग अब एग्जिस्टिंग पार्टी से बोर हो गए थे तो उन्होंने एक रेवोल्यूशन करना है। और जब जब ज्यादा वोटिंग की गई है तब माना जाता है कि तख्ता पलट होता है। और इलेक्शन बंगाल में हो रहे थे तो तख्ता पलट पंजाब में हो रहा था। और अगर दोनों जगह हो गया तो थोड़ा सरप्राइजिंग तो लगेगा, क्योंकि टीएमसी के कांड भी बहुत माड़े हैं, क्योंकि एक बार चली गई तो वापस आने के चांसेस ही नहीं। इधर से आप आम आदमी पार्टी खत्म कर दो, उधर से कांग्रेस को जला दो। महाराष्ट्र में शिवसेना खत्म कर दी, बिहार के अंदर अपना नेता बिठा दिया, और तो और एमपी के अंदर भी सेम फॉर्मेट चल रहा है। और कल को वोट डालने के लिए दो ही ऑप्शन मिलेंगे, एक बीजेपी और एक नोटा। तो हम नोटा दबा के वोट बेइज्जती करेंगे तो हम बीजेपी को ही दे देते हैं। तो क्या मदर ऑफ डेमोक्रेसी कंट्री डेमोक्रेटिक फॉलो कर पा रही है? क्या ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं? और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं तो इसके बाद तख्ता पलट इतना जस्टिफाई कैसे है? क्या इसके अंदर कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं दिख रही है? ट्रायल कोर्ट ने 3 साल तक केस चलाया, 600 पन्नों के तहत केजरीवाल को डिस्चार्ज कर दिया गया। हाई कोर्ट ने एक दिन में ही केस ले लिया। राघव चड्ढा पार्टी छोड़ते समझ आता है, लेकिन अशोक मित्तल पार्टी को छोड़ा, जिसको राघव चड्ढा से रिप्लेस किया गया था। और वो भी कब? जब उनके घर पे ईडी और सीबीआई की रेड पड़ती है। और अगर इतने क्लियर एविडेंस दिख रहे हैं तो इलेक्शन कमिश्नर ऐसे करके चल रही है तो क्या उनको फियर माना जाएगा? और अगर आपका कोई ओपिनियन है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। और बाकी ये टीसीएस स्कैंडल के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, वो चेक करो।